हम लोग आज से शुरू करने जा रहे हैं 9th क्लास का केमिस्ट्री। यहीं से मूल रूप से कह सकते हैं विज्ञान टुकड़े में बंटकर या विज्ञान एक विशिष्ट गुण को रखकर आगे बढ़ता है। तो हमारा केमिस्ट्री रसायन शास्त्र, रसायन में मूल रूप से हम पदार्थों के आंतरिक संरचनाओं का अध्ययन करते हैं। आप जहाँ जैसे देख रहे होंगे कि चारों तरफ हमने कुछ शब्द लिखे हैं, ये वो शब्द हैं जैसे हमने पढ़ने के लिए जब टिप्स दिए थे कि हाउ टू स्टडी एनी सब्जेक्ट, तो उसमें हमने क्या बताया था कि आपको सबसे पहले किताब का क्या करना है, गोल्डन वर्ड की कौन उस चैप्टर में कौन कौन से वर्ड हैं जिसके बारे में आप जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे हम यहाँ पे जो किताब यूज किए हैं वो है ये किताब आप भी यूज कर सकते हैं या कोई भी किताब आप यूज कर सकते हैं, परंतु उससे जो चैप्टर्स के गोल्डन वर्ड हैं वो पहले आप तैयार कर लीजिए कि इस चैप्टर में हमने ये चीज़ पढ़ा है, उसके बाद उसको अपने रूप में डिफाइन कीजिए। तो जैसे हमारा चैप्टर का नाम से ही पता है कि हमारे परिवेश के पदार्थ हमारे किसके लिए यूज करते हैं। सबसे पहले इसके बात करते हैं। हम बोलते हैं जैसे ये हमारा पेन है तो हम निर्जीवों के लिए भी यूज करते हैं। जैसे कोई हमारा भाई है, हमारा रिश्तेदार है, तो हम सजीवों के लिए भी यूज करते हैं। मतलब कोई भी चीज जो हमें दिखाई देता है या जिसको हम अपना कहते हैं वो क्या है, सारे के सारे हमारे परिवेश का मतलब हमारे दायरे में, चाहे वो हमारे दिखने के दायरे में हो, चाहे वो हमें छूने के दायरे में हो, चाहे वो हमें सुनने के दायरे में भी हो। तो सुनने के दायरे में आवाज क्या पदार्थ है? नहीं, आवाज जिस माध्यम से आ रहा है वो पदार्थ है। तो चलिए, परिवेश का मतलब जहां हम रहते हैं और वहां की सारी वस्तुएं, चाहे वो सजीव हो और चाहे वो निर्जीव हो, मतलब जिसमें चाहे वो जीवन हो और चाहे जीवन ना हो, सारे के सारे क्या है, पदार्थ हैं। तो अब पदार्थ को हम रासायनिक दृष्टि से कैसे डिफाइन करेंगे? तो पदार्थ के लिए जब स्टडी कीजिए तो आया कि जिसके पास आयतन हो। आयतन का मतलब क्या? जो भी चीज हमें दिख रही है कहीं ना कहीं वो पूरे ब्रह्मांड में कुछ स्पेस में जगह छेके हुए, चाहे वो सूर्य हो, पृथ्वी हो, कोई पेन हो, हम हो या आप हो, सारे कहीं ना कहीं जगह छेके हुए हैं। तो जितनी जगह आप छेके हुए हैं उस जगह को ही उस वस्तु का या आपका या मेरा क्या कहलाता है? आयतन कहलाता है। और जो भी जगह छेक रहा है वो सारे के सारे पदार्थ हैं। इसका मतलब है पदार्थ के पास, सभी पदार्थों के पास आयतन है। तो वो चाहे सजीव हो या निर्जीव हो, सभी के पास आयतन है, मतलब सभी के सभी पदार्थ है। फिर कहते हैं कि जिसके पास द्रव्यमान हो वो भी पदार्थ है। अब द्रव्यमान क्या मतलब क्या? कि द्रव्यमान का मतलब जिसके पास द्रव्य यानी द्रव्यमान, भार हो। फिजिक्स में भार अलग है, परंतु द्रव्यमान यानी जो कुछ चीजों से जिसका कुछ वजन हो उसे हम क्या कहेंगे? द्रव्यमान। तो हम एक लाइन में अगर कहें तो इसको अलग अलग डिफरेंस। अब जिसके पास जो जगह छेक रहा है, जैसे मान लेते हैं हम यहाँ जगह छेक रहे हैं, अगर कोई चीज सामने से आए तो हम क्या करेंगे? उस चीज को रोकेंगे, तो हम उसको अवरोध उत्पन्न करेंगे। तो जो हम अवरोध उत्पन्न करते हैं तो इसका मतलब है कि पदार्थ क्या है? पदार्थ जितना जगह छेकता है वो आयतन है, जितना उसका द्रव्यमान है, और वो कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज का विरोध करता है। जिसके पास भी ये तीनों प्रॉपर्टी है वो क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। समझ में आ गया होगा? तो पदार्थ किसे कहते हैं और पदार्थ क्या है, आप अपने आसपास में कितने पदार्थ लिख सकते हैं आप समझ गए होंगे। अब आगे बात करते हैं पदार्थ बनता कैसे है। तो किसी भी चीज को ले लें, उसको अगर हम टुकड़े 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 करते जाएं तो वो क्या होगा? एक छोटे से टुकड़े में, जैसे कोई कागज ले लें, उसको और छोटा करें, उसको और छोटा करें, उसको और छोटा करें, एक समय ऐसा आएगा वो इतना छोटा हो जाएगा कि अब उसको छोटा हम नहीं कर सकते हैं। तो जब उस छोटे भाग पे आ जाएंगे तो वो कहलाएगा कण। और पदार्थ जो होता है कणों से मिलके बना होता है, परंतु वो कण कितने छोटे हैं? इतने छोटे कि अब उसको हम छोटा नहीं कर सकते हैं। तथा वो कण जो होता है, जैसे वायु में, हवा में आप देखते होंगे कभी कभी वो आपको कण दिखेंगे, ठीक, क्योंकि वो कण जब बड़े बड़े होते हैं तब वो दिखते हैं, परंतु इतने छोटे होते हैं कि उसे देखना पॉसिबल नहीं है। तो उसको देखने के लिए बड़े बड़े माइक्रोस्कोप यूज किए जाते हैं। अगले चैप्टर्स में हम उन माइक्रोस्कोप के बारे में देखेंगे। दूसरा चीज है कि ये तो पता चला कि पदार्थ किस चीज से बने हैं? कणों से मिलके बने हैं। तो कण जो होते हैं वो कैसे व्यवस्थित होते हैं? तो अलग अलग पदार्थों में उनकी व्यवस्था अलग अलग होती है, वो आगे के क्लासेस में पढ़ने हैं।
तो गतिशील, हाँ, एक कण, कण एक तो छोटा होता है, दूसरा गतिशील होता है, वो एक जगह रुका नहीं रहता, वो क्या करता है, चलता रहता है। तो अब हम आगे देखते हैं कि वो क्यों चलता है। तो एक बल है जो कणों के बीच में लगता रहता है। जैसे आप सुने होंगे कि सेब क्यों गिरता है, तो पेड़ से नीचे ही क्यों गिरता है। तो हमें पता है कि पृथ्वी के पास गुरुत्वाकर्षण बल है, और वो ऐसा नहीं कि वो पृथ्वी के पास है, वो हर एक कण के पास है वो बल। क्योंकि पृथ्वी का द्रव्यमान ज्यादा है, इसलिए सेब उसको अपने तरफ खींच लेता है, पृथ्वी अपने तरफ खींच लेता है। तो यहाँ पे अगर देखें तो वो बल, उसी टाइप का आकर्षण बल अणुओं के बीच एक आकर्षण बल कार्य कर रहा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, अंतरा अणुक आकर्षण बल कहते हैं। और उसी बल के कारण कण एक दूसरे कण एक जगह पे गति करते रहते हैं। कभी कभी वो बल अगर कमजोर हो जाए या किसी भी वजह से कमजोर हो जाए, तो वो क्या होगा, कण वहां से निकल के अलग चला जाएगा, क्योंकि वो गति ज्यादा करेगा। आगे हम पढ़ने वाले हैं। तो इन व्यवस्थाओं के आधार पे पदार्थ में 3 रूप में दिखते हैं। मतलब उस बल की मात्रा अगर कम या ज्यादा हो जाए, तो उसके आधार पे कणों को संग्रहण से पदार्थ बना, और वो पदार्थ 3 रूपों में दिखते हैं ये मूल रूप से। तो एक रूप को बोलते हैं ठोस। अब ये कैसे को ठोस बोलेंगे, द्रव और गैस। तो सबसे पहले हम उन्हीं तीनों पे बात करते हैं। ठोस किसको बोलेंगे, उसका आयतन कैसा होगा, कौन सा पदार्थ ठोस कहलाएगा। तो आप ठोस के पहले गुणों की बात कर लेते हैं। किसकी गुण की बात कर रहे हैं, ठोस, ठीक है। उसके बाद तो ठोस का पहला गुण तो होता है कि इसका जब आयतन देखेंगे तो ये क्या होगा, इसके कण सबसे नजदीक नजदीक, मतलब जिसमें बल क्या हो, सबसे ज्यादा हो, जिसमें बल क्या हो, जो बल है आकर्षण बल, वो सबसे हाईएस्ट हो, ऊपर हो, ऊपरी लेवल पे हो। दूसरा चीज क्या है कि जब बल ज्यादा होगा तो वो क्या होगा, एक दूसरे को, आकर्षण बल है चूंकि, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, समेट के रखेंगे, एक जगह जोड़ के रखेंगे। तो जोड़ के रखेंगे तो ज्यादा जगह छेकेगा कि कम, तो कम जगह छेकेगा। तो कम जगह छेकेगा मतलब इसका आयतन क्या होगा, आयतन कम होगा। अब देखिए, जब वो बहुत सारे कणों को एक जगह सिकोड़ के रखा है, तो उसका द्रव्यमान ज्यादा होगा कि कम होगा। तो द्रव्यमान अगर देखें कि चूंकि कम जगह में ज्यादा चीज है, तो इसलिए उसका द्रव्यमान क्या होगा, द्रव्यमान ज्यादा होगा। अब चूंकि कम आयतन है और द्रव्यमान ज्यादा है, इसलिए इसका घनत्व क्या होगा, घनत्व जो होगा वो भी ज्यादा होगा। घनत्व किसको कहते हैं, इकाई आयतन में उपस्थित कुल द्रव्यमान को हम क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। तो घनत्व इसका ज्यादा होगा, किसका, ठोस का। मतलब ठोस में जिसमें अणुओं के बीच बल ज्यादा हो, आयतन ज्यादा हो, द्रव्यमान ज्यादा हो, घनत्व ज्यादा हो, या कह सकते हैं, कहीं कहीं बोलते हैं कि अगर इसको आसानी से आपको पहचानना है तो आप इस सारे चक्रों में पढ़ने के बजाय जो आकृति जिसका जैसा है वैसा ही दिखे, आकृति अपने आप ना बदल रहा हो, या उसको एक जगह से दूसरे स्थान पे लेके जाए तो उसकी आकृति ना बदलता हो, तो वो ठोस कहलाएगा। जिसका आयतन ना बदलता हो वो ठोस कहलाएगा। यानी ये अपवर्तित रहता है, जिसका आकृति और आयतन स्थान बदलने से अपवर्तित रहता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, अपवर्तित रहता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, ठोस कहेंगे। समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं। तो वैसे ही दूसरा अवस्था, जब ये बल कमजोर हो जाए, थोड़ा कमजोर हो जाए, कण एक दूसरे इधर उधर बहना चालू हो जाए, इसका द्रव्यमान कम हो जाए, आयतन क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। देखिए, जो कम है वो ज्यादा हो जाए और जो ज्यादा है वो चीज कम हो जाए, तो उस अवस्था में यह जिस अवस्था में पहुंच जाता है उसे, यहां से आप ध्यान रखिएगा, जो ठोस का ज्यादा है वो कम होने लगे तो वो द्रव में, और जो चीज कम है वो ज्यादा होने लगे तो वो द्रव में बदलेगा। जो कम है वो ज्यादा हो, जो ज्यादा है वो कम हो। तो केवल आप एक चीज का याद रखिए, बाकी सब आपका अपने आप आ जाएगा। तो द्रव क्या हो जाएगा, द्रव को अगर बात करें तो द्रव होगा क्या, जरा सोचिए। तो द्रव का बल, आकर्षण बल क्या होगा, तो ठोस से कम होगा, क्योंकि ठोस में ज्यादा है तो ठोस से कम होगा। आयतन क्या होगा, तो आयतन चूंकि ठोस का कम है इसलिए द्रव का ज्यादा होगा। द्रव्यमान क्या होगा, ठोस का ज्यादा है इसलिए द्रव का क्या होगा, कम होगा। घनत्व क्या है, ठोस का ज्यादा है इसलिए द्रव का कम होगा। तो आप सिंपल समझ लीजिए, जो चीज ठोस का ज्यादा है वो द्रव का कम होगा, जो कम है वो ज्यादा होगा, ऐसे भी यूज कर सकते हैं। अब हम तो वो जब ये सब में परिवर्तन करेंगे तो वो किस में आ जाएगा, द्रव में। अगर उसमें और ज्यादा परिवर्तन कर दें तो वो हमारा क्या हो जाएगा,
गैस में बदल जाएगा, और उस अवस्था को, पदार्थ की उस अवस्था को हम क्या बोलेंगे, गैस बोलेंगे। तो गैस का क्या हो जाएगा, मतलब ये तो मिडिल साइड में है, परंतु जो बल होगा, जो आकर्षण बल होगा वो सबसे कम हो जाएगा, किसमें, गैस में हो जाएगा। जो आयतन होगा वो सबसे ज्यादा आयतन किसका हो जाएगा, इस गैस में, क्योंकि आयतन यहाँ क्या है, कम है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। मतलब ठोस में कम है तो गैस में ज्यादा हो जाएगा। द्रव्यमान यहाँ क्या है, ज्यादा है, तो इसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ पे घनत्व क्या है, ज्यादा है, तो यहाँ घनत्व क्या हो जाएगा, घनत्व क्या हो जाएगा, वहां ज्यादा है तो यहाँ घनत्व कम हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं। अब ये चीज कम ज्यादा होता कैसे है, सबसे पहला चीज ये है कि ठोस से अपने आप द्रव में कैसे बदल जाएगा, अपने आप कम कैसे। तो आप जरा सोचिए कि जब वो बल है तो बल को कम या ज्यादा करने के लिए हम किस चीज का प्रयोग करेंगे, ऊर्जा का। तो ऊर्जा के रूप में जो देते हैं हम इसमें, वो देते हैं ताप। क्या देते हैं, ताप देते हैं। तो जब हम किसी ठोस को ताप या उष्मा दें तो उष्मा देने के बाद ठोस क्या होगा, बढ़ने लगेगा, ठोस क्या होगा, मतलब गर्म होने लगेगा। और गर्म होते 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 ये एक ऐसा ताप पे पहुंच जाएगा, जैसे आप देखते होंगे मोमबत्ती या डालडा, पहले क्या होता है, वो पहले धीरे धीरे गर्म होता है, फिर पिघलना चालू हो जाता है। तो जिस ताप पे वो पिघलना चालू हो जाए, जिस ताप पे पिघलना चालू हो जाए, उसी टेम्परेचर को बोलेंगे द्रव्यनांक। क्या बोलेंगे, द्रव्यनांक बोलेंगे। मतलब वो टेम्परेचर ही, यानी द्रव्यनांक T डिग्री सेल्सियस हो सकता है। जैसे टंगस्टन जो है उसका द्रव्यनांक सबसे ज्यादा होता है, इसी कारण से टंगस्टन धातु का प्रयोग फिलामेंट के तौर पे होता है। ठीक है, तो आगे तो द्रव्यनांक पे पहुंचेगा और द्रव्यनांक से वो किस में बदलना शुरू हो जाएगा, द्रव में। और इस प्रक्रिया को कि ठोस से द्रव में, जैसे आप जरा सोचिए, ऐसे अगर हम कुछ कर रहे हैं, कलम चला रहे हैं तो इसको बोलते हैं लिखना, हम मुंह चला रहे हैं तो इसको बोलते हैं बोलना, हम आगे पीछे पैर चला रहे हैं तो इसको बोलते हैं चलना। वैसे ही ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को बोलते हैं द्रवण। मतलब ये एक काम है जो कि हो रहा है, एक ताप है जो कि प्राप्त हुआ है उतना टेम्परेचर पे। जैसे हम लोग कहते हैं कि बुखार लग गया है, कितना पे, 98 से अगर ज्यादा हो गया तो हम कहते हैं बुखार लग गया। वैसे ही समझ लीजिए कि अगर ठोस का टेम्परेचर द्रव्यमानांक के ऊपर आने लगा तो इसको बुखार लगा, और ये बुखार में किस में बदलने लगता है, द्रव में बदलने लगता है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। इसके बाद अब इस ताप को देने से क्या हुआ, बल कमजोर हो गया, क्योंकि कणों के पास ऊर्जा ज्यादा आ गया, ऊर्जा ज्यादा हो गया। तो ऊर्जा ज्यादा होने के कारण क्या हो जाएगा, जो कण का गति होगा, क्योंकि इसमें बल ज्यादा है इसलिए कण की गति क्या होगी, गति जो होगी कणों की वो कम होगी। परंतु यहां पे जब तक आएगा तो चूंकि ताप दिया गया है, उसकी ऊर्जा बढ़ गई है, तो वो क्या करेगा, गति ज्यादा करेगा। अब गति ज्यादा करेगा तो वो किसमें बदल जाएगा, द्रव में बदल जाएगा। तो गति ज्यादा हो गया, किस कारण से, चूंकि ताप दिया गया है, और गति ऊर्जा देने के कारण, चूंकि ऊर्जा क्या दिया गया है, इसमें ऊर्जा क्या होगा, इसके कणों की ऊर्जा कम होगी, इसी कारण तो गति कम है, इसकी ऊर्जा कम हो गया, और ऊर्जा जैसे ही दी है तो उसकी गति क्या हो गई, ज्यादा हो गई, और द्रव में बदल गया। अब द्रव को अगर और ताप दे दिया जाए, द्रव में तो बदल गया, अब उसको और ताप दे दिया जाए, तब ये जिस ताप पे बदले और उसके बाद उसके कण अभी तो पिघल रहे थे, इधर उधर केवल ढूल रहे थे, अब क्या होगा, उड़ना चालू हो जाएंगे। तो उस ताप को, जिस ताप से उड़ना चालू हो जाए, उस ताप को बोलते हैं क्वथनांक बोलते हैं। और इस प्रक्रिया को बोलते हैं क्या, क्वथन। कहीं कहीं इसको वाष्पन भी बोला जाता है। बाद में हम इस वाष्पन को देखेंगे कि ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। अब देखिए गैस पे आ गया, तो इसका मतलब है कि गैस की गति क्या होगा, गैस के कणों की गति सर्वाधिक। क्यों, क्योंकि इसमें ऊर्जा, ठोस में ऊर्जा दिए तो द्रव बदला, द्रव में ऊर्जा दिए तो गैस, तो सबसे ज्यादा ऊर्जा किसमें होगा, गैसीय अवस्था में। तो अब आप देखिए कि किस रूप से ठोस से द्रव में और द्रव से गैस में पहुंच गया है। अगर कोई कहे कि गैस को भी हम क्या करें, और ज्यादा दें, ताप और ज्यादा दे दें, तो क्या हो जाएगा कि ये इसके जो कण होंगे वो ऊर्जा में टूट जाएंगे, मतलब इसके कण ही ऊर्जा में टूट जाएंगे, और वहां पे ये जो प्राप्त होगा
प्लाज्मा अवस्था में पहुंच जाएगा। और प्लाज्मा अवस्था के वक्त अब कहेंगे कि क्या कोई द्रव्य जो कण है वो ऊर्जा में बदल सकता है? तो आइंस्टाइन का एक समीकरण था E = mc², इसके अनुसार द्रव्यमान ऊर्जा में बदल सकता है अगर हम, तो ये कब होता है? एक ताप पे पहुंचता है, उसके बाद भी अगर ताप दिया जाए तो अब वो गैस द्रव में नहीं बदल सकता, और उस ताप को बोलते हैं क्रांतिक ताप। इसको कहीं कहीं असंघनित ताप भी बोलते हैं, असंघनित ताप। इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर हम गैस बना हो और गैस से अगर ऊष्मा निकाल लें किसी भी कारण से, तो अगर गैस से ऊष्मा निकाल लेंगे तो वो बदलने लगेगा किस में? जैसे ऊर्जा देने से वो बदला था गैस में, द्रव को ऊर्जा दिए थे, तो गैस से अगर ऊर्जा निकाल ले तो वो बदलने लगेगा द्रव में। तो ये जब ऊर्जा निकालते हैं तो वो द्रव में जो बदलने लगता है, तो इस घटना को बोलते हैं संघनन। मतलब गैस से द्रव में बदलने की घटना को बोलते हैं संघनन। अब क्या होता है कि एक समय के बाद वो संघनित तो होना ही बंद हो जाएगा अगर गैस को हम क्रांतिक ताप पर ले आएंगे तो इसीलिए बोलते हैं इस ताप को असंघनित ताप की। इस ताप पे गैस पहुंचने के बाद वो संघनित नहीं होगा। अब हम आगे बात करते हैं दोस्तों। अब आगे क्या होगा कि अब हम द्रव को अगर और, तो यहां पे जब ठंडा करना चालू करते हैं तो इस ताप को बोलते हैं हिमांक। क्या बोलते हैं? हिमांक। और इससे ये बदलने लगता है किसमें? ठोस में बदलने लगता है, और इसको बोलते हैं जमना या क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण या रवाकरण या जमना या हिमीकरण भी कहीं कहीं बोल सकते हैं। तो ये चीज आप समझ गए होंगे। कभी कभी क्या होता है, कुछ कुछ पदार्थ ऐसा है जो द्रव में नहीं बदल पाता है, क्योंकि उसका क्वथनांक और द्रवनांक लगभग सेम होता है। जब उसका किसी पदार्थ का क्वथनांक बराबर हो जाए द्रव्यनांक के, लगभग बराबर ऐसे देते हैं, लगभग बराबर हो जाए किसके? द्रव्यनांक के, तो ये सीधे सीधे ठोस से किसमें बदल जाएगा? गैस में। और गैस से बदल जाएगा किसमें? ठोस में। और इस घटना को बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। इस घटना को बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। और जो पदार्थ इस घटना को संपादित करता है उसे बोलते हैं ऊर्ध्वपातित पदार्थ। और ऊर्ध्वपातित पदार्थ कौन कौन है? तो ऊर्ध्वपातित पदार्थ कौन है? यहाँ पे नौसादर ऊर्ध्वपातित पदार्थ है, कपूर ऊर्ध्वपातित पदार्थ है, नेपथलीन ऊर्ध्वपातित पदार्थ है, शुष्क बर्फ ऊर्ध्वपातित पदार्थ है। तो ये सारे शुष्क बर्फ, जिसको ठोस कार्बन डाइऑक्साइड भी कहते हैं, तो ये चारों क्या है? ऊर्ध्वपातित पदार्थ हैं। मतलब इसको ठोस रूप में या तो आप देखें प्राप्त कर सकते हैं, या तो गैस रूप में, या द्रव रूप में कभी नहीं मिलेगा आपको। अब आगे कुछ कुछ और शब्द हैं, उन सारे शब्दों की बात करते हैं। गुप्त उष्मा, यहाँ पे है द्रवनांक। आप समझ गए होंगे कि द्रवनांक क्या है, घनत्व समझ गए होंगे। द्रवन की गुप्त उष्मा, तो जब क्या होता है, थर्मामीटर लेके कोई आदमी नापा, क्या हुआ? थर्मामीटर लिया और कोई आदमी नापा, तो जब वो ठोस से द्रव में बदल रहा था, तो द्रवनांक पे पहुंचने के बाद जब तक कि वो पूरी की पूरी द्रव में नहीं बदल जाता, थर्मामीटर में ताप बढ़ नहीं रहा था। ताप दे तो रहे थे, परंतु वो पता नहीं कहां जा रहा था। तो वो कहां जा रहा था? तो वो जो गति, कणों की गति में खर्च हो जा रहा था। तो कणों को गति में लाने में ऊर्जा जो खर्च की गई, उसी को हम बोलते हैं गुप्त उष्मा। और अगर वो द्रवन की घटना के वक्त हुई तो द्रवन की गुप्त उष्मा, अगर वो क्वथन की घटना के वक्त हुई तो क्वथन की गुप्त उष्मा। परंतु यही काम अगर उल्टा, उष्मा जब निकाली जाए तो उस वक्त उसको बोलते हैं प्रसुप्त उष्मा। उसको बोलते हैं प्रसुप्त उष्मा। और प्रसुप्त उष्मा मतलब संघनन की क्या होगी? प्रसुप्त उष्मा। और इस द्रवन की क्या होगी? द्रवन और क्वथन की, इसकी होगी गुप्त उष्मा। मतलब द्रवन की गुप्त उष्मा और क्वथन की गुप्त उष्मा, जबकि संघनन की प्रसुप्त उष्मा और जमने की प्रसुप्त उष्मा। मतलब उष्मा जब निकाली जाए तो उससे प्रसुप्त उष्मा, और जब उष्मा डाली जाए तो गुप्त उष्मा। अब आगे बात करते हैं दोस्तों। देखिए क्या कहते हैं कि द्रवन की गुप्त उष्मा समझ गए होंगे, क्वथनांक समझ गए होंगे। क्वथन नीचे आप देखिए, तो यहाँ पे हमने कुछ शब्द लिखे हैं। क्वथनांक, क्वथन, क्वथन की गुप्त उष्मा, ये चार चीज समझ गए होंगे। अब इधर के शब्दों की बात करते हैं। कठोरता, एक शब्द ऊपर लिखा गया है कि कठोरता किसमें होगी?
दोस्तों चलिए, तो कठोरता या दृढ़ता, तो आप सिंपल समझ लीजिए कि जिसके कण नजदीक नजदीक है, तो कठोरता या दृढ़ता किस में होगी, तो ठोस में ज्यादा होगी। कठोरता किस में होगी या दृढ़ता किस में होगी ज्यादा, कौन ज्यादा कर, तो ठोस। तो ये चूंकि उसके बाद कण ज्यादा दूर दूर गया, इसमें तो और ज्यादा दूर गया, तो इसकी अगर कठोरता की बात करें, गैस की कठोरता या दृढ़ता की बात करें, तो इसमें तो कठोरता ज्यादा होगी। अगर इसमें ऊपर की ओर तीर डाले हैं तो इसमें किधर की ओर डालेंगे, नीचे की ओर। अब देखिए बहाव या संपीड़ता पहले बात करते हैं। क्या है संपीड़ता? संपीड़ता का मतलब किसी को कितना दबा सकते हैं। आप जरा सोचिए कि अगर कोई चीज, जैसे इसको हम दबाना चाहें तो ये दबेगा, बिल्कुल नहीं दबेगा। परंतु इसको अगर दबाना चाहिए, फोम का बना हुआ है, तो फोम का अगर ये बना हुआ है तो इसको दबाना चाहें तो क्या होगा, ये दबेगा। क्यों दबा? क्योंकि इसके कण जो है दूर दूर है। परंतु यहीं पे देखें तो ठोस के कण क्या है, निकट निकट है। द्रव के कण क्या है, थोड़ा दूर दूर है, और गैस के कण क्या है, और ज्यादा दूर है। तो जिसके कण जितने दूर होंगे उसको उतना ज्यादा हम दबा सकते हैं। तो ठोस को का जो संपीड़िता होगा, मतलब संपीड़ित करना होगा, वो हम संपीड़ित नहीं कर सकते। संपीड़ित ठोस क्या होगा, ठोस को संपीड़ित नहीं किया जा सकता है। क्यों? तो इसका मतलब इसमें संपीड़िता का जो गुण है वो काफी कम होगा, है ना, काफी कम होगा। जबकि अगर इसमें संपीड़िता का गुण देखें, संपीड़िता का गुण, तो इसमें काफी ज्यादा होगा। किसमें? गैस में। और द्रव में संपीड़िता का लगभग ना के बराबर ही होता है, ठोस में तो बिल्कुल नहीं होता है लगभग। तो अब आगे देखें, फिर कहता है बहाव। अब जिसके कण इतने ज्यादा मजबूत बल से जुड़े हुए हैं वो बहेगा कैसे, कण छोड़ के ही नहीं जाएगा। परंतु इसके में बहाव होता है केवल क्षैतिज दिशाओं में होता है या नीचे होता है। जबकि गैस में क्या होता है, बहाव चारों दिशाओं में होता है। क्यों? क्योंकि इसके कण क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। कहता है प्रसार। प्रसार का मतलब फैलना। अब जिसके कण छोड़ के जाएंगे वहीं फैलेगा ना, तो ठोस में कोई प्रसार नहीं होगा, जबकि गैस में प्रसार होगा। द्रव अपने क्षैतिज दिशाओं में, मतलब धरती पे ही क्या होगा, फैलेगा, वो ऊपर की ओर नहीं फैल सकता है। अब आगे ये तो ऊर्ध्वपातन, नौसादर, कपूर, नेफ्थलीन, शुष्क बर्फ आप समझ गए होंगे। विसरण। विसरण का मतलब एक ही अवस्था में, एक अवस्था के दो पदार्थ आपस में मिल जाते हो तो उसे हम बोलेंगे विसरण। याद रखें, एक अवस्था के दो पदार्थ जब आपस में, तो ठोस, अगर आप चीनी में नमक मिलाएं मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो ये इसमें क्या है, क्यों? क्योंकि ठोस में जो विसरण के गुण होते हैं वो काफी कम होते हैं। ठोस अवस्था में दो चीज नहीं मिल पाता है, परंतु द्रव अवस्था में दो चीज मिल सकता है। उनके घनत्व भी समान होने चाहिए मिश्रण होने के लिए। घनत्व जब समान होगा तभी मिश्रण होगा, वरना मिश्रित नहीं होगा। याद रखें, मिश्रण के लिए कौन सा चीज समान चाहिए, घनत्व का समान होना। दो पदार्थों का घनत्व समान होना जरूरी है। किस लिए? विसरण के लिए। जैसे आप अगर पानी में तेल मिलाते हैं तो वो नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि दोनों का घनत्व क्या है, अलग अलग है, इसलिए वो दोनों आपस में नहीं मिलता है। अब आगे बात करते हैं। आगे है तरलता। तरलता का मतलब होता है बहने की प्रवृत्ति। जैसे किसी चीज को हम गिराएं तो वो किधर की ओर बहेगा, तो ये तरलता। तो तरल बहने की प्रवृत्ति तो द्रव में भी है और गैस में भी है ना। द्रव और गैस दोनों में बहने की प्रवृत्ति है, इसलिए हम क्या कहेंगे दोस्तों कि तरल। तो जैसे ही हम तरल की बात कहेंगे कि कोई पदार्थ तरल है, तो इसका मतलब वो कैसा पदार्थ है, वो या तो गैसीय अवस्था में है या तो वो द्रव अवस्था में। आगे दोस्तों हम बात करते हैं जमना। जमना आप समझ गए होंगे, द्रव से किसमें, ठोस में। फिर कहता है, अब हम इधर से बात करते हैं कि बाष्पन। ये बहुत बार पूछा जाता है कि बाष्पन को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं। तो आप जरा सोचिए, बाष्पन क्या होता है, कोई चीज में द्रव रखा हुआ है, ठीक है, द्रव रखा हुआ है, नीचे से हम क्या किए हैं, आग जला दिए हैं, नीचे से हम आग जला दिए हैं और इसको गर्म कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, बाष्पन होगा, ठीक है। अब ये जो खौल रहा है, उष्मा तो नीचे से मिल रहा है, इसको उष्मा कहां से मिल रहा है, उष्मा तो नीचे से मिल रहा है, तो बाष्पन नीचे से काहे नहीं हो रहा है, ऊपर से हो रहा है। तो यहीं पे अंतर हम बताते हैं। ये जो नीचे से उष्मा मिल रहा है, मतलब नीचे वाले जल को जो उष्मा पहले मिला और उड़ने का काम ऊपर वाला जल कर रहा है, तो ये तो बाष्पन है। परंतु ये काम घटना जो बाष्पन के लिए प्रेरित कर रहा है
वो क्वथन कहलाता है। तो क्वथन का मतलब खौलना और वाष्पन का मतलब उड़ना। तो क्वथन आंतरिक प्रक्रिया है, द्रव के अंदर होता है, जबकि वाष्पन द्रव के सतह पे होता है। अब आप जरा सोचिए ये किन किन चीजों पे निर्भर करता है। तो पहले तो द्रव की प्रकृति पे, अगर पानी हो तेल हो दोनों को गर्म करें तो पहले कौन उड़ेगा? तो पहले पानी उड़ेगा। क्यों उड़ेगा? क्योंकि पानी का क्वथनांक अलग है, प्रकृति अलग है, मतलब अलग अलग पदार्थ अलग अलग टेम्परेचर पे उड़ते हैं। तो इसका मतलब द्रव की प्रकृति पे निर्भर करता है। दूसरा कहता है द्रव के ताप पर। अब एक को, जैसे दोनों में पानी ही रखे, परंतु एक को हम 50 डिग्री सेल्सियस गर्म किए, एक को हम 100 डिग्री से ऊपर कर दिए, तो कौन उड़ेगा? तो 100 डिग्री वाला करेगा, मतलब ताप पे निर्भर करता है। आगे क्या कहता है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल पर। अब हम एक समान मात्रा में पानी को, एक को हम चूल्हे पे रखे, एक को गिलास में रखे और एक को हम थाली में रखे। अब बताइए कौन उड़ेगा? तो थाली वाला ज्यादा उड़ेगा। क्यों उड़ेगा? क्योंकि उसका पृष्ठ क्षेत्रफल ज्यादा है, उसको उड़ने के लिए ज्यादा स्पेस मिलेगा, इसलिए वो जल्दी उड़ेगा। उसके बाद कहता है वायु के वेग पे। अब ये वायु का वेग कैसे प्रभावित करता है? तो वायु का वेग, अगर यहां पे हम धीमा वेग रहता तो क्या होता, इस जो गर्म हवा निकल रहा है इसको धीरे धीरे हटाता, परंतु अगर वायु का वेग तेज होता तो यहां से गर्म हवा को तेजी से हटाता, और जैसे तेजी से हटाता तो फिर जो यहाँ नजदीक वाला कर्म गर्म हुआ है, उड़ने को तैयार है, उसको जल्दी से स्पेस मिलता, जो ऊपर खाली जगह है वो जल्दी उड़ता। और इस हिसाब से क्या होता है, वायु का वेग जितना, जैसे कपड़े सुखाने के लिए हम लोग इसी का यूज करते हैं कि वायु का पंखा चला देते हैं, कपड़ा जल्दी सूख जाता है। क्यों सूख जाता है समझ में आ गया होगा। आर्द्रता, अब जैसे गर्मी के दिन में जो वातावरण में होता है, वातावरण में नमी की मात्रा न के बराबर होती है। अब नमी की मात्रा न के बराबर होने के कारण क्या होता है कि आर्द्रता कम होती है, शुष्क वातावरण होता है, तो जिससे क्या होता है कि जल्दी कपड़ा सूखता है। वहीं अगर ठंडी के दिनों में धूपा भी रहेगा परंतु वातावरण में ही जल है तो वाष्पन की क्रिया थोड़ी धीमी होती है। अब है सूती वस्त्र हम गर्मी में पहनते हैं तो वो ठंडक क्यों होता है? तो इसके पीछे वाष्पन वाला ही है, क्योंकि सूती वस्त्र क्या होता है, पसीने को सोख लेता है, और सोखने के बाद वो क्या करता है, क्योंकि वाष्पन की प्रक्रिया होती है और वो जो उष्मा लेता है वो हमारे शरीर से ही लेता है, तो इससे क्या होता है कि हमारा शरीर क्या हो जाता है, शीतल हो जाता है। आगे मिट्टी की सुराही, बिल्कुल उसमें वही है कि सुराही के चारों ओर जब हवाएं गुजरती है तो वो क्या करता है कि वो मिट्टी से उष्मा ले लेता है हवा और लेके उड़ता है, और मिट्टी क्या करता है, जल के जो सुराही के अंदर जल है उससे उष्मा ग्रहण कर लेता है, और इससे क्या होता है, अंदर का टेम्परेचर गिरने लगता है और बाहर टेम्परेचर लेके जाता है। तो आगे अशुद्धियां प्रभाव, कभी कभी क्या होता है ठंडे वाले जैसे कश्मीर में, वहां पे पेट्रोल अथी मतलब जमने लगता है, तो वहां पे क्या होता है कि एल्कोहल मिला देते हैं, तो हमें मतलब अशुद्धियां मिला देते हैं, जिससे क्या होता है कि पेट्रोल जलने से मतलब जमने से उसका क्वथनांक बढ़ जाता है, या ये इस टाइप के चीज। दाब प्रभाव, आप देखते होंगे कि दाब, जैसे आप सिलेंडर लाते होंगे तो सिलेंडर को हिला के देखिएगा उसमें पानी रहेगा, परंतु वो पानी नहीं है, वो आपका गैस ही है, एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस ही है। परंतु उसमें हुआ क्या है, उसको इतना दाब लगा दिया गया है कि वो गैस द्रव में बदल गया है। तो और क्यों बदल जाता है, क्योंकि दाब लगाकर हम सारे कणों को एक जगह इकट्ठा कर देते हैं। अब एक लिमिट के नजदीक अगर आ जाएगा सारे कण, तो वो एक दूसरे कण को अपने आकर्षण बल से क्या कर लेंगे, पकड़ लेंगे, और जैसे ही गैस के कण नजदीक आएंगे तो वो किस में बदल जाएंगे, द्रव में बदल जाएंगे। अब संघनन, तो संघनन तो अभी अभी देख चुके हैं, क्रांतिक ताप देख चुके हैं, असंघनित अवस्था, प्रसुप्त। अब कहता है ताप को नापने के लिए जो स्टैंडर्ड मात्रक है वो है केल्विन। तो T डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273.15 प्लस T केल्विन। जैसे आपको मान लेते हैं कि अगर 100 डिग्री सेल्सियस में है कि जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है, तो केल्विन में कितना होगा, तो 100 जोड़ दीजिए तो 373 केल्विन 0.15 केल्विन जल का क्वथनांक होगा। जल का क्वथनांक अगर डिग्री सेल्सियस में 100 है तो क्या है 273 जोड़कर आप निकाल सकते हैं। प्लाज्मा क्या है, ये प्लाज्मा एक, तो जब हम गैस को और ज्यादा गर्म कर देते हैं और आयनों में टूट जाता है तो वो पदार्थ की चौथी अवस्था कहलाता है, कि ये किमी अवस्था, चौथी अवस्था कहलाता है कौन, प्लाज्मा। और वहीं एक और है कि एक वैज्ञानिक ने कहा कि जैसे गैस को हम और गर्म किए तो वो टूट गया,
अगर ठोस को और गर्म करेंगे, ठंड करेंगे तो क्या होगा? तो ठोस को जब ठंडा किया गया तो वो जिसमें बदल गया उसको बोस आइंस्टाइन अवस्था कहते हैं, बीईसी अवस्था कहते हैं। और ये बीईसी अवस्था अति शीतलित मतलब अवस्था है, मतलब बहुत ठंड करके ये अवस्था प्राप्त किया जाता है और ये अति चालक के रूप में कार्य करता है। परंतु ये अवस्था अभी पॉसिबल पृथ्वी पे नहीं है, क्योंकि इसका जो तापमान होता है वो होता है 2 × 10⁻⁷ केल्विन। इतना कम तापमान अभी पृथ्वी पे पॉसिबल नहीं है, मतलब वास्तविक दुनिया में। अब अगर देखें तो एक है कि जो प्लाज्मा अवस्था है इसका प्रयोग, तो ये जो प्रदीप्त ट्यूब है जहां से लाइट आ रही है वहां पे जो अवस्था परिवर्तन हो रहा है, ये प्रकाश उत्पन्न हो रहा है, तो ये प्लाज्मा वाला कंडीशन है। कहीं कहीं नियॉन संकेत जो भेजा जाता है वो भी प्लाज्मा वाला। तो यहाँ पे हमने जो चीज आपको बताया था कि कैसे पढ़ने हैं, हमने उसका जबरदस्त, अब आप समझ सकते हैं कि ये आपका वो पहला मेथड हुआ कि हम पहले किताब को पढ़े थे और उससे गोल्डन वर्ड निकाले। उसके बाद हमने क्या किया, उसको समझे और प्रत्येक चीजों को एक दूसरे से रिलेट किए। अगर अब आप देखते होंगे तो एक छोटे से फिगर के तौर पे पूरा का पूरा चैप्टर आपके सामने है। आशा है आपको अच्छी लगी होगी। तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अगले चैप्टर में तुरंत आ रहे हैं आपके नीचे। तो ये हमारा कंसेप्ट है कि हम सब्जेक्ट को बोझ ना करें, बल्कि उस वो जैसा है उसको उसी रूप में